ठीक है बेटा, अब हम लोग बेसिकली एनर्जी निकालेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी का कैलकुलेशन। मैं आपको बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे अगर हमको एनर्जी निकालना है तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बराबर होगा। अब टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिख सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी होता है -kZe²/r। पीछे हमने पढ़ाया है प्रॉपर्टीज में, तो ये हो जाएगा -kZe² बेटा r यहाँ पे यूज करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा। हमें मालूम है कि mv²/r विल बी इक्वल टू kZe²/r² या mv² इक्वल टू kZe²/r। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम लोग इसका हाफ करें तो ये भी हाफ हो जाएगा। मतलब हमें पता चल गया कि हाफ mv² विल बी इक्वल टू kZe²/2r। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिएगा आप लोग, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बेसिकली है क्या, अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो यहाँ से बेटा टोटल एनर्जी होगा क्या, kZe²/2r प्लस माइनस माइनस kZe²/r, यहाँ से एलसीएम होगा 2r, ये होगा kZe² माइनस यहाँ पे 2kZe², ये देखोगे तो ये होगा माइनस kZe² क्या बेटा 2r। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब टोटल एनर्जी की हम बात करें तो वो होगा माइनस kZe²/2r होगा। पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं तो ये होगा, देखोगे माइनस kZe²/r, और अगर काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं तो ये होगा, बोलोगे kZe²/2r। तो यहाँ से कुछ रिलेशंस हम निकाल सकते हैं एनर्जीज के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ रिलेशंस हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली ये हमारा एटम है, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का हमने एनर्जी निकाल लिया, या इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी हमने निकाल ली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए फटाफट, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको रफ करते हैं। हम कुछ रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, रिलेशनशिप लाइक मैं अगर पूछूं टोटल एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? अब देखोगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन बताऊं तो आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी, देखोगे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो ये होता है कि Ze²/2r होता है। ठीक है, अगर इनमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो ये पूरा माइनस kZe²/r को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मतलब ये हुआ माइनस के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, ये रिलेशन आ गया। इनको आप टोटल एनर्जी के साथ भी निकाल सकते हो, इनको अब आप लोग टोटल एनर्जी के साथ भी इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिएगा यहाँ पे ये सब इन फॉर्मूलों को आपको याद करके रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बोलिए, नोट किया आपने? बोलो बेटा, चले आगे बढ़े। चलो अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं।
if total energy of an electron in first excited state is minus 3.4 electron volt, then calculate the kinetic energy of electron in same orbit। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। इफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम ऑर्बिट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। आपको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी का माइनस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है? माइनस 3.4। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन समझ में आया? देखो भाई, ये चैप्टर मैं बताऊँ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत ही आसान चैप्टर है। कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए, समझ में आ गया? नोट करिए फटाफट, इनको नोट करिए फटाफट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हमें क्या लिखना है बेटा? देखोगे, हम लोगों ने देख लिया कि टोटल एनर्जी बेसिकली माइनस kZe² अपान क्या बनना है बेटा? 2R। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही तो टोटल एनर्जी हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, सभी लोग ध्यान से देख लोगे भाई, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हम लोग जानते हैं कि नहीं? ये टोटल एनर्जी, ये यहाँ पे टोटल एनर्जी होगा। एक मिस्टेक है बेटा, जस्ट सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने गलत लिख दिया था। टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो माइनस kZe² अपान 2R होता है। अगर हम यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर दें, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस kZe² अपान 2 टाइम्स n² अपान 4π² mkZe² होगा कि नहीं होगा? मीन्स यहाँ से टोटल एनर्जी का आगे एक जनरल टर्म निकालें तो माइनस kZe² अपान 2 n² h² और ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा 4π² mkZe² होगा कि नहीं होगा? अगर हम इसको सॉल्व करें तो टोटल एनर्जी यहाँ से आएगा, देखोगे माइनस 4π² m आएगा, k² आएगा, z² आएगा, e⁴ आएगा, माइनस 4π² m k² z² e⁴ डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? n² h²। ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बनेगा टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस 2π² m k² z² e⁴ डिवाइडेड बाई n² h²। ये जनरल टर्म हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे। क्या फार्मूला है कि टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस 2π² m k² z² e⁴ डिवाइडेड बाई n² h²। ये वैल्यू हो गया। समझ में आ गया? इसको नोट करिए सभी लोग, ये जनरल फार्मूला हुआ। अब यहाँ से ये एक जनरल फार्मूला है बेटा, है ना? अगर इन फार्मूले को हम लोग यूज करें, व्हाट वी कैन राइट, जस्ट देख सकते हैं हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस 2π² m k² e⁴ डिवाइडेड बाई क्या? h², और ये होगा z² अपान n²। समझ में आ रहा है? तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, इस पूरे टर्म को एक कांस्टेंट बना लें तो आप देखोगे कि एक पूरा कांस्टेंट हो गया, और इन पूरे कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये होगा k विल बी इंटू
क्या बेटा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, या टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हम ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट देखिए इसको, देख लो बेटा। नोट करो सभी लोग, फटाफट कॉपी में नोट करो। ठीक है, चलो यहाँ से ये नोट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग आगे बढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। अब इसमें बेसिकली हम लोगों ने टोटल एनर्जी का फार्मूला ये हमने लिख लिया। अगर हम क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ क्या बेटा, ऑल कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट की अगर वैल्यू पुट करें, लाइक पाई एम के ई एंड एच, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी आता है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 क्या बेटा, जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर जूल पर एटम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको नोट करोगे, ये -18 है भाई, या टोटल एनर्जी यहाँ से आता है माइनस लगोगे 2.18 इंटू 10 की पावर -11 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर क्या बेटा, अर्ज पर एटम, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.6 इंटू 10 पर -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 पर -19 जूल होता है। तो वहाँ से हम टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब सुनोगे थोड़ी मेरी बात को तुम लोग ध्यान से, ये फॉर्मूला मोस्टली इसी को यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्या लिखना है हम लोग को, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बेसिकली यहाँ से हम लोग ई एन विल बी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना? अब एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, पहले इसको नोट करोगे तुम लोग। पहले सब लोग इसको नोट करिए फटाफट, फिर मैं इसमें क्वेश्चंस दूंगा। क्वेश्चन बोलता हूँ, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट 4 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट 4 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर हो गया, है ना? बोलिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो ई एन विल बी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर E1 की बात करें तो -13.6 जेड स्क्वायर हाइड्रोजन एटम की 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट
अगर मैं E2 की बात करूँ तो -13.6 इंटू जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखोगे 2 का स्क्वायर मीन्स ये होगा 13.6 डिवाइडेड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर E3 की हम बात करें तो -13.6 इंटू 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दैट इज -13.6 डिवाइडेड बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हम फोर्थ के लिए भी निकाल सकते हैं। सभी लोग ध्यान से देखोगे, वी कैन कैलकुलेट फॉर द फोर्थ ऑर्बिट ऑल्सो, है ना? बोलिए, क्लियर हुआ? ठीक है, रफ करूँ क्या? नोट कर लो, फिर इसको हम रफ करेंगे भाई। नोट करिए फटाफट सभी लोग, फिर हम लोग इसको रफ कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक नया टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। टॉपिक में बेसिकली हम बात करेंगे एनर्जी फॉर ट्रांजिशन मीन्स इमिशन और क्या बेटा, एब्जॉर्प्शन। इमिशन और एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी कितनी लगेगी इसकी बात है, मैं आपको बताऊं। सम n इजकल टू n1 से n2 पे इलेक्ट्रॉन जंप किया, ठीक है? तो इमिशन या एब्जॉर्प्शन हम दो पार्ट कर सकते हैं। यहाँ की एनर्जी क्या होगी? अगर यहाँ की E1 की बात करूँ तो -13.6 जेड स्क्वायर अपान n1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? E2 बोलोगे -13.6 जेड स्क्वायर अपान n2 का स्क्वायर। अब डेल्टा E क्या होगा? ये होगा E2 माइनस E1, और यहाँ से -13.6 जेड स्क्वायर अपान क्या होगा? n2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपान n1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखोगे ये क्या बनेगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपान n2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपान n1 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 13.6 जेड स्क्वायर को अगर कॉमन लें तो ये मिलेगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे लिए इमिशन अथवा एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा ई। मतलब डेल्टा ई क्या? चेंज एनर्जी या रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी, या हम कह सकते हैं रिलीज्ड एनर्जी। इस एनर्जी को हम लिख सकते हैं 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। समझ में आ गया? इस बात को आपने समझ लिया? बोलिएगा फटाफट, है ना? अब मैं आपसे दो बात पूछूंगा, मैं आपसे एक दो बातें पूछूंगा। बेसिकली क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक्साइट कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, तो लिखोगे नोट्स बना के, एक्साइटेशन excitation is highly unstable and electron finally return to original orbit। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्साइट करता है लेकिन वो बहुत अनस्टेबल होता है। तो इस फार्मूले पे आप फोकस करो, इधर उधर नहीं। ये फार्मूला
दिस फार्मूला इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज आई थिंक। इस फार्मूले पर आपको फोकस करना है बिल्कुल दम लगा के, है ना। क्या समझ रहे हैं? यही वो एनर्जी है। बोल बेटा, समझ में आ गया? अब कुछ इम्पोर्टेंट सनसनी खोज और हम लोग करते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसको हमने यहाँ भेज दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद गया इधर को, ये N1 से N2 पे चला गया। या हम कह सकते हैं क्या बेटा कि ये N2 से N1 पे आ गया। तो आप याद रखोगे लोअर एनर्जी से अगर हायर एनर्जी पे जाता है तो इस केस में इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और अगर हायर से टू लोअर में जाता है तो इसको बोलते हैं हम इमिशन। ये पढ़ाने का क्या मतलब है, इसको समझो थोड़ा सा ध्यान से। देखोगे थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो मुझे रोकोगे तुम लोग। अगर हम बात करें कि इस पूरे प्रोसेस में ऐसा क्या हो रहा है, इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ से यहाँ, ऐसा होता ड्यू टू फोटॉन्स है। मतलब मैं आपको बताऊं, इधर आपने नोट कर लिया हो तो छोटा सा मैं समझाना चाहूँगा। इस फिगर को अगर आपने समझ लिया हो तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। मैंने कहा कि ये हमारा एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, पॉजिटिव है, ये हमारा ऑर्बिट है, क्या है ऑर्बिट, ये हमारा ऑर्बिट है, ये बेचारा भी ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ आना चाहता है या यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, मर्जी। इन दोनों प्रोसेस में हमेशा इनको फोटॉन्स ही डिस्टर्ब करते हैं। तो जो डेल्टा ई होता है ना, ये hc/λ के बराबर हो जाता है और ये बराबर 13.6 Z², 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज करके हम लोग रिगबोर्ड फार्मूले को डराइव कर सकते हैं। वी कैन ईजिली डराइव द रिगबोर्ड फार्मूला बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आपको समझ में आनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं भी कुछ होती रहती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, इसको नोट करिए फटाफट। हम लोग फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आगे की चीज़ें हम लोग को देखनी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए भाई, ये बात आपको समझ में आ रही है? टोटल एनर्जी, ये एनर्जी रिक्वायर्ड, नोट करिए फटाफट।